अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नून लीग ने एक बार फिर कौमी असम्बली के फ्लोर पर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली शेर अफजल मरवत ने भी अरकान पार्लियामेंट को एक साथ बैठने और अली मोहम्मद खान ने सियासतदानों को होश के नाखुन लेने का मशवरा दिया है। इनके मुताबिक कई दहाइयां गुजर गई, हाइब्रिड रजीम चेंज का सिलसिला और ये लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही और इन सबको अब खत्म करना होगा। आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं ने एक दूसरे से गिले शिकवे करते हुए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर इत्तेफाक किया। दोनों जानिब से पार्लिमान के जरिए ही मसाइल हल करने की जरूरत पर जोर दिया गया। इस पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जब तक इस हाउस की दोनों तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि महज इन दावों पर कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या वाकई मुज़ाकरात में हुकूमत और पीटीआई दोनों संजीदा हैं? राना सनाउल्लाह ने यह शिकवा भी किया कि तहरीक इंसाफ ने अगर कोई कमेटी बनाई है मुज़ाकरात के लिए तो हुकूमत को पैगाम भेजे कि ये कमेटी सियासी मुज़ाकरात करना चाहती है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने अपने मसाइल पार्लिमान में लाने का ऐलान किया। उनके मुताबिक मसाइल अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। कौमी असम्बली में उन्होंने शेर अफजल मरवत ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जुबान से आग उगलने का शिकवा करते हुए कहा कि हम पार्लियामेंट में सोतनों की तरह लड़ते हैं। कल ख्वाजा साहब ने कहा मुज़ाकरात के लिए पीटीआई को पहल करना पड़ेगी, लेकिन इसके लिए पहले हुकूमत को अना के खोल से बाहर आना होगा। कोई भी मुज़ाकरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के टीओआर्स डिस्कस ही न करें, फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें। पूरी कौम की नजरें इस ऐवान की तरफ हैं। फरिश्ते तो नहीं आएंगे हमारे बीच बात करने के लिए। तहरीक इंसाफ के कायदीन की जानिब से पार्लियामान में बातचीत की बात को हुकूमत की जानिब से मजबूत लिया जा रहा है, लेकिन हुकूमत इस मामले में आगे बढ़ने के लिए कुछ मजीद इकदाम भी चाहती है। तहरीक इंसाफ से वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने आज एक बार फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात कर दी। उनके मुताबिक बानी PTI जब बताएंगे तब सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी, जिसके रद्द-ए-अमल में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाई हुई है। इस तरह कैसे मुज़ाकरात होंगे? गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। हुकूमत को अपोजिशन की शदीद मुखालफत का सामना है और मज़ामत के साथ साथ PTI जो कर रही है, इसके अलावा अपने अहम इत्तेहादियों पीपल्स पार्टी और MQM के अलावा खुद अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की नाराजगी का भी सामना है। ऐसे में सवाल यह है कि हुकूमत से खुश कौन है? पीपल्स पार्टी आपसे नाराज, MQM आपसे नाराज, मौलाना आपसे नाराज, PMLN खुद भी आपकी हुकूमत से नाराज। ये खुश कौन है मियां साहब आपकी गवर्नमेंट से? भाई खुश फिर अरेंजमेंट के तहत हुकूमत बनाने वाले ही हो सकते हैं या मईशत खुश हो सकती है। ये जो मुज़ाकरात दो जमातों के दरमियान आप कह रहे हैं, मुझे ये बताएं कि क्या दोनों जमातें अपने फ़ायदे के बगैर दूसरे के फ़ायदे के लिए मुज़ाकरात को कोई हतमी शक्ल दे सकती हैं? नहीं। गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं है, मशरूत मुज़ाकरात हैं। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी और नून लीग से शदीद नाराज हैं। दीनी मदारिस का मामला ऑल्दो हल की तरफ बढ़ रहा है और इस हवाले से तो मौलाना और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी जल्द होने वाली है और उस वक्त तक मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद नहीं आएंगे, ये खबर है हमारी। जबकि गुज़श्ता रोज़ी हमारे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर ने यह वाज़े कर दिया था कि मौलाना से मदरसा बिल पर मामला तय पा चुका है और अब कोई मसला नहीं। कमिटमेंट थी और कमिटमेंट पूरी भी की गई और अब भी मेरा ख्याल है कि कमिटमेंट पूरी हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा मसला नहीं है। रजिस्ट्रेशन हर एक चाहता है, मौलाना साहब चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हुकूमत के दावे अपनी जगह, लेकिन इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के जारी होने वाले एलामिये में के मुताबिक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक्ट तरमीमी सोसाइटीज बिल 21 अक्टूबर 2024 को पार्लिमान के दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ और उसी रोज कौमी असम्बली के स्पीकर के दस्तखत से हतमी मंजूरी के लिए ऐवान सदर इरसाल कर दिया गया। सदर की जानिब से 10 दिन के अंदर मज़कूरा तरमीमी बिल पर कोई एतराज नहीं हुआ, लिहाजा ये बिल अब एक्ट बन चुका है, लिहाजा इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। दूसरी जानिब मौलाना की हुकूमत को दी गई हतमी डेडलाइन का आज
आखिरी दिन था मौलाना ने इस्लामाबाद आने का। अभी तक तो कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन कौमी असम्बली में यह जरूर कहा कि मदारिस बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं करेंगे। मामला आगे पीछे किया गया तो फैसला ऐवान में नहीं मैदान में होगा। उसको एक्ट बन रहा है, उसके बाद नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? उसका जो तय हुआ है हम उसी को बात को एम्फसाइज कर रहे हैं, इस पर जोर देना चाहते हैं और हर कीमत पर इसको हल करना चाहते हैं। अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसले होंगे। नाज़रीन, तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर जनाब राना सनाउल्लाह ने, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली जफर और पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी भी हमें ज्वाइन करेंगी। राना साहब, पानी पुलों से काफ़ी बह चुका है, लेकिन आखिरकार पीटीआई ने कमेटी बनाई, गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की। क्या आप समझते हैं कि ये कोशिश भी माजी की तरह नाकाम हो जाएगी या कुछ निकलता आपको नजर आ रहा है? ये एक मीनिंगफुल डायलॉग की तरफ आपको लग रहा है कि ये मामला जा रहा है? देखें आदिल साहब, जो पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम, इस सिस्टम की दो बुनियादी जो है वो इकाइयाँ हैं, एक हिज़्ब इख्तिलाफ है और एक हिज़्ब इक़्तिदार है। जिसे ये भी कहा जाता है कि गाड़ी के दो पहिए हैं और जब तक ये बैलेंस से दोनों ना चले तो उस वक्त तक गाड़ी चल नहीं सकती। तो ये तो एक मुसल्लमा हकीकत है कि जब तक अपोजिशन और हिज़्ब इक़्तिदार मिल के सिस्टम की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए काम नहीं करेंगी तो उस वक्त तक मामला जो हैं वो बेहतर अंदाज में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, हम 4 साल इमरान खान साहब को ये रिक्वेस्ट करते रहे कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, आपके साथ मुल्क की बेहतरी के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी करने को तैयार है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने को तैयार है। और अगर ये उस वक्त हो जाता चार्टर ऑफ इकॉनमी, तो आज हम जिन मसाइल से दो चार हैं और जिस तरह से आम आदमी जो है महंगाई के हाथों परेशान है, तो ये हालात बिल्कुल ना होते, हम आगे बढ़ चुके होते। बल्कि जो G20 इकॉनमीज़ हैं हमारा, उनमें जो है वो नंबर होता, तो उस वक्त नहीं हो सका। आज भी हम जो है वो इस बात को पूरी तरह से इस बात की अफादियत को समझते हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो बिटवीन अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस गवर्नमेंट जो है वो होना चाहिए। लेकिन जो हमारी अब तक की जो असेसमेंट है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब जिस तरह से उस वक्त बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस बात को बिलीव नहीं करते थे, पॉलिटिकल डायलॉग की अहमियत को नहीं जानते थे, आज भी शायद वो इस मामले में जो है वो पूरी तरह से इनक्लाइंड नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी से मुतल्लक हमारी तरफ से वेलकम नहीं किया गया। वो इसलिए कि लोग हमारी तरफ ये शक मौजूद है कि जी ये पता नहीं इसमें जो है वो कोई पेशरफ्त होगी या नहीं होगी, क्या मालूम कि ये हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है या नहीं बनाई, या इसमें जो है वो बानी पीटीआई कल को क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। पिछले दिनों जो उनका बयान आया कि जी बाहर तो बड़ा गुडी गुडी हो रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने इज़हार नाराज़गी किया, उसने भी डाउट क्रिएट किए। तो आज पार्लियामेंट का अजलास था कौमी असम्बली का, तो उसमें शेर अफजल मरवत साहब ने ये गिला किया कि जी हमने कमेटी बनाई है लेकिन यहाँ पे तो जो है वो कोई उसकी जो है वो दूसरी साइड से, गवर्नमेंट साइड से जो है उसकी पजीराई नहीं हुई। और जब पहले कहा जाता था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो जब अब हमने कमेटी बनाई है तो अब जो है वो इस बात से पीछे हटा जा रहा है। तो मैंने उनको एक तजवीज़ दी थी, मैंने कहा कि देखें स्पीकर्स ऑफिस जो है वो है गैर जानबदार ऑफिस है, न्यूट्रल है, और सरदार याद सादक साहब हमेशा उन्होंने अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस में बैलेंस रखा है। और पिछले दिनों जब एक वाक़या हुआ था तो उसमें भी उनका स्टांस जो था वो बड़ा यानी फेयर था। तो मैंने उनको यही कहा है कि आप इस कमेटी की मीटिंग एक स्पीकर साहब से करें और उनको अपनी जो है वो गुड इंटेंशन जो है वो उनको कन्वे करें और वो आगे फिर गवर्नमेंट से आपका जो है वो कोई मामला जो है उसको थ्रू करे
ताकि ये कोई बैठक मुज़ाकरात शुरू हों। लेकिन राज साहब देखिए, अब अगर उन्होंने कमेटी बना दी है तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप ऐलान कर दें कि आए, हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमारी तरफ से ये कमेटी बन गई है, कल आएँ और मुज़ाकरात शुरू करें। अब क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम का खात्मा जो है राना साहब, उसकी ज्यादातर जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आती है। देखिए, ज़्यादा जिम्मेदारी हम बिल्कुल इस बात को महसूस करते हैं या ओन करते हैं कि ये जिम्मेदारी ज़्यादा हमारी है। यही तो वजह है कि आज से कोई तकरीबन 2 माह कबल प्राइम मिनिस्टर ने ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस जो है वो जाके अपोजिशन के साथ उनकी सीटों पे जाके उनको जो है वो मिले भी और आके उन्होंने मुज़ाकरात की जो है वो दावत दी। उनकी ये दावत के पीछे भी यही बात थी कि इनके सीनियर कुछ लीडर्स ने कहा था कि जी आप इस बारे में कोई दो टोक वाज़ेह बात करें तो हम उसको जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन वो रिस्पॉन्ड जो है वो ठीक नहीं हुआ, बल्कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बड़ी हार्श स्पीच की उसके जवाब में। और फिर उसके बाद बानी पीटीए के भी बयान आए कि जी आप कौन है, आपकी क्या पोजीशन है, हम आपसे क्यों बात करें, हम तो किसी और से बात करेंगे, हम तो जिनके पास ताकत है उनसे बात करेंगे। अब मामला ये है कि हम कमेटी का जो है वो इंतज़ार करें और उनसे कहें कि जी आएँ तशरीफ़ लाएँ, वो कहें जी ये कमेटी तो हमने मुज़ाकरात करने हैं उनसे, आपसे तो करने ही नहीं है। तो इसलिए एक यानी पॉजिटिव मैसेज चलें, वो अगर गवर्नमेंट के पास आना मुनासिब नहीं समझते तो उनको एक बड़ा एक फेयर रास्ता है कि स्पीकर के पास रोज़ाना वो तशरीफ़ लेके जाते हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग्स भी होती हैं। तो वो कम से कम ये इंटेंशन तो बताएं ना कि ये कमेटी जो है ये नेगोशिएशन टॉक्स विद गवर्नमेंट है, ये ऐसी कमेटी नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा जी हमने कमेटी बना दी, जिसका दिल चाहता है बात कर ले। भाई दिल किसका चाहेगा? मामला ये है कि मुज़ाकरा तो आपके गवर्नमेंट से हो रहे हैं या जो बकौल आपके कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने आगे से उनका दो टोक ऐलान है कि जी सियासी जमातें आपस में बात करें, हमारा तो मैंडेट ही नहीं है। तो ये एक उनको जो है वो सजेशन, हम्बल सजेशन जो है वो दी है और मैं समझता हूँ कि इस तरीके से पेशरफ्त हो सकती है। स्पीकर जो है वो ये बात आगे लेके चलें तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों तरफ से कमेटी जो है वो बैठ जाएं और बैठ के बात शुरू हो, उसके बाद फिर आगे मुतालबात और फिर आगे जिस तरह से भी बात आगे चले। अच्छा, एक रान साहब पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट तो चाहती है कि हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकरात हों, लेकिन नून लीग इसलिए नहीं चाहती क्योंकि अगर तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाता है, वो बाहर निकल आते हैं तो नून लीग की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। आपके लिए तो हुकूमत चलाना दर्द सर बन जाएगा अगर वो सड़कों पर आ जाते हैं। तो इसीलिए मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि ये मुज़ाकरात हों और इमरान खान को किसी किस्म का रिलीफ मिले। कितना वजन है इस दलील में? देखिए जी, इस दलील में क्या वजन है? अगर वज़ीर आज़म ने खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उनको ऑफ़र की कि जी आएँ बैठे, अगर उसी वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन उठते और कहते कि जी ठीक है, हमें आपकी इस ऑफ़र को हम एक्सेप्ट करते हैं, नामज़द करें, हम किसके साथ बैठे, आपने बैठना है या कि आपके की कोई नुमाइंदा कमेटी बैठेगी, हम बैठने को तैयार हैं। इन्होंने आगे से कहा आप होते कौन है ये बात करने वाले, हम तो आपसे बात ही नहीं करेंगे। अब भी इन्होंने कमेटी बनाई है ना, ये हमें ना कहें कि जी आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, ये थ्रू स्पीकर ये कन्वे तो करें कि हमने कमेटी बनाई है और हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, तो रिस्पॉन्स का पता चल जाएगा। वज़ीर आज़म ऑन रिकॉर्ड हैं व्हेन ही वाज लीडर ऑफ द अपोजिशन और केसेस वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हमें बैठना चाहिए। पॉलिटिकल डायलॉग के अलावा पार्लिमानी जमहूरी, मैं बाकी किसी सिस्टम की बात नहीं करता, प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल सकता होगा, बाकी निज़ाम हुकूमत जो दुनिया में राइज हैं, लेकिन ये जो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है ये नहीं चल सकता जब तक अपोजिशन और हिस्ब इक़्तिदार जो है वो आपस में बाहम जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग ना करें। लेकिन राज साहब देखिए, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पर काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं मुज़ाकरात की पेशकश आपकी तरफ से हुई, लेकिन अब देखें असद कैसर, बैरिस्टर गौर, शेर अफजल मरवत सब आपको ये कह रहे हैं कि गैर मशरूत मुज़ाकरात हैं, आएँ बैठें हमारे साथ और बात करते हैं।
अब तो आपकी तरफ से एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और ये कहना चाहिए, आए जी, आपने कमेटी बनाई है, ये हमारी कमेटी है, आए बैठें और मुज़ाकरात शुरू करें। ऐसा ही होगा। और बिल्कुल हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए, बल्कि मीनिंगफुल मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार है। और इस किस्म के जो डाउट्स हैं कि अब देखें ना, 25 की रात को जब इन्हें कहा गया था कि आप संगजानी में बैठ जाएं और हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, तो इन्होंने कहा कि जी हमें बानी पीटीआई से मुलाकात करवाएं। तो फिर वो मुलाकात जो है वो गवर्नमेंट की मर्ज़ी से हुई थी ना, वैसे तो नहीं हो गई थी। तो लेकिन उन्होंने फिर उस बात को तस्लीम नहीं किया। वो संगजानी जाने की बजाय उन्होंने कहा जी नहीं, हम डी चौक ही आएंगे। वो फिर डी चौक आए और वहाँ पे यहाँ पे आके फिर जो है वो सूरत हाल जो है वो उसमें बिगाड़ आया। तो अगर उस वक्त इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करके वो संगजानी में बैठ जाते तो मुज़ाकरात उसी वक्त से शुरू हो जाते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ठीक है, मैं कोई एकतरफ़ा तौर पे कोई सारा इल्ज़ाम या सारा वज़न उन पे नहीं डालता। मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक स्टेप आगे लिया है, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें अगर वो पूरी तरह से फर्म रहे तो ये बात जो है ये आगे चलेगी इंशाअल्लाह। अच्छा राना साहब, आज आपने तस्करा किया है वान में पीटीआई की जो कैजुअल्टीज हुई हैं, हलाकतें हुई हैं 26 तारीख को, लेकिन उस वक्त हुकूमत का दावा था कि ना तो गोली चली है ना ही कोई हलाकत हुई है। मतलब अब आप तस्लीम कर रहे हैं कि उनकी लोगों की हलाकतें हुई हैं, जो कि फिगर वो 12 का दे रहे हैं। हलाकतें हुई कैसे हैं? कोई कंटेनर से गिरा है, कोई गाड़ी के नीचे आया है, किसी को रबड़ बुलेट लगा है, किसी को कोई गैस का शेल लग गया है, किसी को बॉब में से जो अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी वहाँ से वहाँ जो है वो अपना जो है उसको नुकसान हुआ है। चुंगी नंबर 26 के ऊपर जो फायरिंग हुई है, तो वो फायरिंग जिस तरह से हुई है तो वो पता नहीं वो गोलियां किस किस को जाके जो है वो लगी हैं। इसी तरह से अटक में जो सारा हुआ है, पहले ये तो बताया ना कि ये 12 आदमी जो वो क्लेम कर रहे हैं, पहले तो ये है कि उन्होंने क्लेम जो शुरू किए उन क्लेम को फिर आप किस तरह से जस्टिफाई करते हैं। वो 12 से कहाँ हज़ारों सैकड़ों और कहाँ 12, और उन 12 में से कितने लोग हैं जो फायर आर्म इंजरी से जो है वो हुए हैं, और फिर जो फायर आर्म इंजरी उनको है वो क्या ऐसी है कि वो हथियार जो है वो किसी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के पास है। यानी जब तक ये सारी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, आप किस तरह से हुकूमत या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि जी इन्होंने 12 बंदे मारे हैं या इन्होंने 278 लोग मारे हैं। नहीं, लेकिन राना साहब, जो हलाकतें हुई उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, इंजरी की नोयत रिपोर्ट्स में होंगी, वो अगर वो सामने ले आए तो फिर क्या होगा? नहीं, कोई इन्होंने अभी तक कोई क्लेम ही नहीं है किसी का भी, किसी का कोई क्लेम नहीं है। नॉट ए सिंगल एप्लीकेशन। हवा में इंक्वायरी तो नहीं हो सकती। कोई बंदा आए, कोई आके कहे कि जी ये फलां मरा है, फलां ने मारा है, तो उसकी इंक्वायरी है ना। देखें ना, ये केसेस दर्ज हुए हैं ना, कांस्टेबल जो है वो शहीद हुए हैं, रेंजर्स के लोग शहीद हुए हैं, उनकी FIR जो है वो दर्ज हुई हैं, लोग उनमें अरेस्ट हुए हैं। कोई बंदा चले, अगर ये समझते हैं कि पुलिस जो है वो बाइस है, ये थाने में एप्लीकेशन नहीं देना चाहते, तो ये अदालत में दे दें। अदालत में तो दे सकते हैं ना, कोई पिटीशन दायर कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक। अच्छा, मौलाना साहब वाला मदरसों वाला जो बिल था, उस क्या वो सेटल डाउन हो चुका है? क्योंकि वो काफ़ी नाराज़ हैं जरदारी साहब से भी और मियाँ बरादरान से भी कि उन्होंने वादा खिलाफी की है। उसमें देखें, एक विन विन पोजीशन जो है ना, वो दोनों नुक्ता है नज़र को अकामोडेट करते हुए जो है ना वो बन रही है। अच्छा, उसमें सिर्फ एक थोड़ी सी एक आप समझ लें कि दोनों अतराफ थोड़ा सा जो है ना वो ट्रस्ट डेफिसिट है। तो मेरा ख्याल है कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग होगी मौलाना से, तो मेरा ख्याल है कि वो सेटल डाउन हो जाएगा। ये मीटिंग कब तक होगी राना साहब?
मेरा ख्याल है कि अगर कल प्राइम मिनिस्टर अब्रॉड ना गए बैरून मुल्क तो अगले 2 दिन में या फिर वापसी के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह इस वीकेंड पे मुलाकात की कोशिश हो रही है या शेड्यूल्ड है कि मुलाकात होगी, तो इंशाल्लाह उसमें ये मामला सेटल हो जाएगा। नहीं, लेकिन राना साहब, मौलाना साहब ने आज की डेडलाइन दी है, क्या गारंटी है कि अगर आज मतलब ये मामला तय नहीं पाता तो वो इस्लामाबाद आने का ऐलान ना कर दें? नहीं, वो वेट करेंगे, इंशाल्लाह वेट करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद सेनेटर बैरिस्टर अली जफर, इमरान खान साहब के लॉयर हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी, जिनका कहना था कि मस्बत तरफ बात जा रही है, PTI एक कदम आगे आई है, गवर्नमेंट भी एक कदम आगे जाने के लिए तैयार है, कमेटियां बन जाएंगी और उन्हें उम्मीद है कि मस्बत तरफ ये मामला जाएगा। इस वक्त सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा, एक कदम आप आगे बढ़े हैं और राना साहब कह रहे हैं कि हम भी एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि ये मुज़ाकरात किसी अच्छी तरफ जाएंगे और दूसरी तरफ भी इतना ही एपिटाइट है मुज़ाकरात का जितना आपकी तरफ है? देखें, मेरा ख्याल है कि पहले तो हम शुरू करते हैं कि डायलॉग होने चाहिए या नहीं। बिल्कुल होने चाहिए, कोई शक नहीं है। डायलॉग से ही हल होता है, हल निकलता है, सॉल्व होते हैं मसले। डायलॉग कहाँ होने चाहिए, कहाँ से शुरू होने चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट से ही, पूरी दुनिया में पार्लियामेंट से ही डायलॉग शुरू होता है और उसका फिर इफेक्ट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट पार्टी और फिर उसके बाद नेशन तक पहुंचता है, कौम तक पहुंचता है। तो पार्लियामेंट से ही शुरू होने चाहिए। अगर स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन मिलके कोई कमेटी बनाए और उसमें मुज़ाकरात शुरू हों और डायलॉग शुरू हो तो बहुत अच्छी बात है। ये तो है एक साइड जो पिक्चर की। दूसरी साइड जो बहुत अहम है, वो समझने की जरूरत है और वो मैं जरा दोबारा से बार बार क्लेरिफाई कर दूं जी कि मुज़ाकरात का हमने दरवाजा खोला है, हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि हमसे मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात के लिए हमने कंडीशंस जो हैं वो है, आज की डिबेट में ना नजर आया आपको, लेकिन जो पार्लियामेंट में डिबेट हुई, लेकिन बड़ी क्लियर कंडीशन बानी चेयरमैन ने ले डाउन की हैं कि वो कंडीशंस भी पहले पूरी होंगी तो डायलॉग शुरू होगा। वो कंडीशंस कम से कम टेबल पे आए और उस पर आमादा हो हुकूमत कि हाँ हम तैयार हैं कि हम एक तो कमीशन भी बनाएंगे और इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएंगे जो कि 24 को जो लोग शहीद हुए उनके बारे में बताएगी और समझाएगी हमें, और फिर उनके खिलाफ एक्शन होगा। और जो वर्कर्स को उन्होंने नाजायज तरीके से पकड़ा हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो एहतजाज कर रहे थे, उनको छोड़ा जाएगा। तो ये जो कंडीशंस आएंगी सामने और वो आमादा होंगे तो फिर वो डायलॉग का कोई फायदा होगा या डायलॉग आगे चल सकेगा। दूसरी एक बड़ी अहम चीज है जो बानी चेयरमैन ने बड़ा बार बार मुझे जाती तौर पे भी कहा है और ओपनली भी मीडिया को कहा है, और वो ये है कि पहले वो कहते थे कि मैं डायलॉग इनसे इसलिए नहीं करना चाहता कि इनके पास इख्तियार नहीं है, और जिसके पास इख्तियार ना हो तो उसका डायलॉग का क्या फायदा। फिर जब PTI पे बहुत तनकीद होती थी कि आप क्यों नहीं बात करते पॉलिटिकल पार्टी से, तो उन्होंने फिर और हमने भी रिक्वेस्ट की तो फिर आमादा हो गए वो। उन्होंने कहा ठीक है, दरवाजे खोल दें आप डायलॉग के लिए और देखेंगे आप कि वो भागना शुरू कर देंगे। वो उनके पास चूंकि इख्तियार ही नहीं है तो आपके ऊपर वो इल्जाम लगाएंगे कि आप कमजोर हो गए और इसलिए आप डायलॉग के ऊपर आए हैं। और वही हुआ एग्जैक्टली। जब हमने डायलॉग के दरवाजे खोले तो ये कहना शुरू हो गए कि जनाब हम तो डायलॉग की भीख मांग रहे हैं, हम तो चूंकि कमजोर हो गए हैं इसलिए हम डायलॉग चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये इंप्रेशन जो है मैं बिल्कुल रद्द करता हूं। हमें कोई डायलॉग की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ दरवाजे खोले हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो कानूनी जंग है और हमारी जो सियासी जंग है और जो हम हक के लिए खड़े हैं और एहतजाज, पुरअमन एहतजाज के लिए हम जो कोशिशें कर रहे हैं वो अपनी जगह। बैरिस्टर साहब, आपके जवाब का क्रक्स ये है कि दो आपकी शराइत हैं। 26 नवंबर को PTI की जो हलाकत है उस पर आज़ाद कमीशन, उसके अलावा दूसरा वर्कर्स की असीरान की रिहाई, और आपकी गुफ्तगू से ये हिंट मिल रहा है कि जो हुकूमत मतलब जो ये पूरा मुज़ाकरात का एक प्रोसेस है ये इमरान खान के कहने पर और उनकी मर्जी से शुरू हुआ है। जी बिल्कुल, उन्होंने ये इजाजत दी है, उन्होंने दरवाजा खोला है और वो दुरुस्त बात है कि मेरी नजर में उसका तरीकेकार शायद बजाय ये कमेटी
के जरिए मुज़ाकरात हों, वो पार्लियामेंट की कमेटी होनी चाहिए और पार्लियामेंट की कमेटीज के जरिए बात होनी चाहिए। वो एक स्ट्रैटेजी है, उस पर हम गौर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पार्लियामेंट के बाहरी कमेटीज बैठे, पार्लियामेंट्री कमेटीज भी ये फैसले कर सकती हैं। और अगर ऐसी कोई पेशकश आती है स्पीकर से या चेयरमैन की तरफ से, जो सेनेट के हैं या दोनों की तरफ से, तो उस पर हम गौर कर सकते हैं। अच्छा, रिचर्ड ग्रैनल जो कि डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर डिजिग्नेट हैं, उनकी पहले एक ट्वीट आई, खान को रिहा करो, फिर दोबारा ट्वीट आई, और अलीमा खान ऑन रिकॉर्ड है कि अमरीकी कोई हमारे दादे हैं कि वो मुदाखलत करके इमरान खान को रिहाई करवाएंगे। दूसरा ये कि आपका एक बयानिया रहा है कि अमरीकी साजिश के जरिए इमरान खान को, हमारे इक़्तिदार को ख़त्म किया गया, कि और फिर एक नारा लगा क्या हम कोई गुलाम हैं। अब ये ट्वीटें आपके लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जी अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डालेगा, बानी पीटीआई रिहा होंगे। वाकई क्या अगर अमरीकी दबाव के नतीजे में खान साहब रिहाई, उनको रिहा किया जाए, वो एक्सेप्ट कर लेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो हम एक चीज बड़ी क्लियर हो जाए, बड़ा वाजे, ये तो आप तारीख देखते हैं जब दुनिया की, तो आपको समझ आ जाती है कि हर कौम जो है वो फैसले अपने इंटरेस्ट में करती है। ये कभी नहीं होगा कि एक मुल्क जो है वो अपना इंटरेस्ट छोड़ के तो आपके इंटरेस्ट के लिए आगे आके खड़ी होगी। तो अभी दुनिया में बहुत चीजें चल रही हैं, ममालिक का अपना अपना इंटरेस्ट है, कुछ इजराइल के साथ इंटरेस्ट है कि इजराइल पैलेस्टीन के इश्यूज को सॉल्व करना है, कुछ ममालिक का इंटरेस्ट यूक्रेन और रशिया के साथ है, कुछ का अफ्रीका में इकोनॉमिक वो देख रहे हैं, कुछ अपने इंटरनल फाइट्स में मुल्क लगे हुए ममालिक जहां उनकी अपनी पॉलिटिकल टर्मोइल है। इसलिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर कौम जो है या कोई भी कौम, कोई भी नेशन पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इतनी इंटरेस्टेड होगी कि वो दबाव डालेगी। यस, वहाँ इंडिविजुअल्स हैं, वो देखते हैं, जब हर मुल्क में इंडिविजुअल्स हैं, हर मुल्क में पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैं भी पार्लियामेंटेरियन से मिलता हूं, और वो जब देखते हैं कि किस तरह कितनी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, यानी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उसमें वो फिर इंटरेस्टेड होते हैं और वो अपना अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं कि ये तो ज्यादती हो रही है। उनका इंटरेस्ट पर्सनल नहीं होता, उनका इंटरेस्ट प्रिंसिपल्स पे होता है जो उन्होंने ट्रीटीज साइन की होती हैं पाकिस्तान के साथ। तो उस हद तक तो मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट यूनानिमस है, तकरीबन पूरी दुनिया के जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई की डिमांड कर रहे हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं होता कि आपकी जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो हुकूमत पे डाला जाए, जिस तरह हम दूसरी हुकूमतों पे प्रेशर डालते हैं कि आप इस तरह करें या उस तरह ना करें, उस तरह बाकी भी डाल सकते हैं। और अगर उस प्रेशर की वजह से हुकूमतें कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन को रोक दें और बुनियादी हकूक दे दें लोगों के, और एहतजाज करने दें, और जो रूल ऑफ लॉ है वो कायम हो, तो उसमें किसी किस्म का हर्ज नहीं होता। आप देखें कि हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में देखें कि हजूर ने भी, हमारे रसूल ने भी भेजे थे बाहर, कॉन्वॉयज भेजे थे बाहर के मुल्कों में कि आप जाके उनको एड्रेस करें और उनको बताएं कि क्या मामलात हो रहे हैं और क्या हमारा पैगाम है। तो इसलिए ये इंटरनेशनल दुनिया में अगर बाकी ममालिक ह्यूमन राइट वायलेशंस की वजह से, बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की वजह से वो आवाज उठाते हैं और हुकूमत पे प्रेशर डालते हैं, तो उसमें मेरी नजर में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उससे आगे कोई गुंजाइश नहीं होती। इंटरफेरेंस कोई मुल्क नहीं करता, ना कर सकता है, ना हम करने देंगे, ना हम इंटरफेरेंस मानेंगे, बेशक उस इंटरफेरेंस से हमें फायदा हो या नुकसान हो। ये बड़ा क्लियर हेडेड आपने आंसर दिया। अगर आज अली अमीन की स्टेटमेंट है कि सिविल नाफरमानी की कॉल जो है वो अभी बरकरार है, तो मुज़ाकरात अगर आगे की तरफ नहीं बढ़ते तो आप फिर सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे? जी देखिए, सिविल डिसोबीडियंस का एक होता है, आप उसको हथियार कह लें, ऑपोजिशन के पास पूरी दुनिया में उसको इस्तेमाल किया गया है किसी ना किसी वक्त तारीख में, लेकिन मेरी नजर में ये आखिरी हरबा नहीं है। ये तो एक स्ट्रैटेजी है और ये ज्यादा बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है मेरे दिमाग में। और हमारे जो हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसमें ये एक सेकेंडरी पॉइंट पे आता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े हमारे पास अभी लाइन ऑफ अटैक हैं जो हमने सोचे हैं और जिसपे हम गौर व फिक्र कर रहे हैं।
तो ये एक हिस्सा होगा उस ओवरऑल स्ट्रेटजी का, सिविल डिसोबीडियंस। और सिविल डिसोबीडियंस से आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि एकदम 1 मिनट में रेवोल्यूशन आ जाएगी। ये तो एक प्रोसेस है, और वो जो 4, 5, 6, 10, 12 स्ट्रेटजी के हिस्से हैं, उनको जब हम आहिस्ता आहिस्ता रोल करेंगे तो फिर खुद ब खुद ही हुकूमत हमारे पास आएगी और आके कहेगी जी बस करें, हम आपके लेजिटिमेट जो जेन्युइन आपकी डिमांड्स हैं हम मानते हैं। मैं तो कहता हूं कि जिस तरह हमने ऑफर किया है या दरवाजे खोले हैं डायलॉग के, हुकूमत अभी मान ले। अगर वो नहीं मानते तो फिर हमारे पास और भी बहुत हिस्से हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि हम तीनों ट्रैक्स पे चलेंगे, सियासी जो स्ट्रेटजीज हैं जिसके बहुत सारी हिस्से हैं उस पे भी रहेंगे, जो हमारी लीगल जंग है, कानूनी जंग है, वो भी हम लड़ते रहेंगे। और उसके साथ साथ एहतजाज का जो हक है, जो पुरअमन एहतजाज का हक है, और जो हमारी बुनियादी हकूक है, उसकी जंग भी हम जारी रखेंगे। तो ये एक बड़े साहब कानूनी सवाल है। मौलाना साहब फरमा रहे हैं मदरसे वाले बिल पर 10 दिन साइन नहीं हुए तो वो अब एक्ट बन चुका है। क्या वो एक्ट बन चुका है आपके ख्याल में? मेरी नजर में मौलाना साहब का जो पॉइंट है वो मैं उसे एग्री नहीं करूंगा। जब तक पहली राउंड में प्रेसिडेंट जो है उसको वापस भेज सकते हैं, वो साइन अगर नहीं करते तो फिर इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, और अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट उसको बिल को माने तो फिर वो बिल बनता, कानून बन जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट ने ना साइन किया हो तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो कानून नहीं बन जाता। बैरिस्टर अली जफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अली जफर साहब को आपने सुना, गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश नहीं की। उन्होंने कहा ये हमारी मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, इमरान खान की मर्जी से और उनके कहने पर खुले हैं, लेकिन हमने दरख्वास्त नहीं दी, इल्तिजा नहीं की कि हमसे मुज़ाकरात करें। साथ में उन्होंने कहा यह गैर मशरूत नहीं है। 2 शराइत हैं उनकी बड़ी बड़ी, एक तो असीरान को रिहा किया जाए, पीटीआई की कैदियों को, दूसरा 26 नवंबर के लिए एक कमीशन बनाया जाए। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। उनकी मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया अता मरी हमें ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले राना सनाउल्लाह साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी, जिन्होंने खैर मकदम किया कि पीटीआई अगर एक कदम आगे आई है, कमेटी बन गई है मुज़ाकरात के लिए, तो अब हुकूमत की जानिब से भी स्पीकर के साथ ये लोग मिले तो इस तरफ से भी कमेटी बन जाएगी और मामला मुस्बत तरफ जाएगा। साथ में उन्होंने ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मौलाना साहब से मिल रहे हैं और मदरसों वाला जो मामला है वो सेटल डाउन हो जाएगा, और जब तक सेटल डाउन नहीं होगा मौलाना इस्लामाबाद नहीं आएंगे। साथ में बैरिस्टर अली जफर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और उन्होंने पहली दफा ये कहा कि ये मुज़ाकरात की पेशकश जो है उसे कमजोरी ना समझा जाए। दो शराइत हैं हमारी, ये गैर मशरूत नहीं है। पहली शर्त यह है कि पीटीआई के असीर कारकुनान को रिहा किया जाए, और दूसरी शर्त जो है वो उनकी तहरीक इंसाफ की तरफ से जो दूसरी शर्त है वो ये है कि 26 नवंबर को जो उनके बकौल हलाकतें हुई हैं उसके लिए कमीशन बनाया जाए, जिम्मेदारों को सजा दी जाए। पीपल्स पार्टी का इन मामलात पर क्या मौक़िफ़ है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया अता मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया मरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज पार्लियामेंट में जो है वो काफ़ी अच्छी खासी और मजबूत डिबेट रही बिटवीन द PMLN गवर्नमेंट एंड द PTI। डायलॉग की बात हो रही है, PTI ने कमेटी बना दी है, गवर्नमेंट की तरफ से भी मजबूत रिस्पॉन्स है। इस सारे प्रोसेस में पीपल्स पार्टी कहीं मिसिंग सी नजर आ रही है। एक तो आपकी इस पर टेक क्या है, दूसरा क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी थोड़ी सी ऐसी नाराज सी नजर आ रही है गवर्नमेंट से? बहुत शुक्रिया आदिल। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप शुड ज्यादा यू ट्राइंग टू रीड इनटू एवरीथिंग, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो, अगर आप पॉलिटिकल जमात की प्रेजेंस की बात करें तो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नुमाया नजर आ रही है, चाहे वो पार्लियामान के अंदर की कार्रवाई हो या पार्लियामान के बाहर जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो उसके हवाले से है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खास तौर पे इस मौजू पर जो मौक़िफ़ है, जो आपने अभी मुझसे पूछा, जो असेंबली के फ्लोर पर भी आज हुकूमत और PTI के दरमियान स्टेटमेंट्स हुई हैं, तो हमने तो हमेशा सियासी डायलॉग पर ही जोर दिया है, और हम समझते हैं कि डायलॉग, पॉलिटिकल डायलॉग इज एक्चुअली द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हमेशा ये कहते हैं कि जी सियासी डायलॉग से आप
सब कुछ जो आपके गोल्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल गोल्स हों, आपके मुआशी इश्यूज हों, आपके इक्तिसादी इश्यूज हों, आपके सिक्योरिटी इश्यूज हों, ये सारे जो इश्यूज हैं इनको आप पॉलिटिकल डायलॉग से एड्रेस करके इनका हल निकाल सकते हैं। अगर आज पीटीआई और हुकूमत के दरमियान ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली अच्छी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सुनी गई हैं दोनों की, तो ये खुशाइन बात है और पीपल्स पार्टी को हरगिज ऐसी किसी सिचुएशन में परेशानी नहीं होगी, बल्कि हम तो खुश होंगे। हमने तो पार्लियामान के अंदर जो अपना पार्लियामेंट्री रोल है आपने देखा है, हालांकि हम कोई हुकूमत में नहीं बैठे, एक सपोर्टिंग रोल है हमारा, हम एक बैलेंसिंग रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी बैठ के अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। अगर हुकूमत के मिनिस्टर्स नहीं आते तो भी हम तो बहैसियत पार्लियामेंटेरियंस वहां बैठे होते हैं, हम इलेक्टेड लोग हैं, चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और बारहा हम हुकूमत को कहते हैं कि भाई आप वुज़रा भी यहाँ आके बैठे हैं, जवाब दें, पार्लियामान को वक़्त अहमियत आप ही देंगे, हम ही देंगे। तो हम इस चीज से हमेशा इस पर हमारी कोशिश रहती है कि पार्लियामान को अहमियत दी जाए। और अगर आज दो जमातें जिनका एक का अपोजिशन और एक का हुकूमत जो खुद है, अगर दोनों के दरमियान पार्लियामेंट के अंदर एक अच्छी बात हुई है और अगर दोनों ने पार्लियामान की जो इम्पोर्टेंस है उस पर जोर दिया है, डायलॉग की बात की है, तो पीपल्स पार्टी तो खुश है इस चीज के ऊपर। आई मीन हु एल्स वुड बी हैप्पी। अच्छा मुझे शाहजी एक बात बताइए, ठीक, ये डायलॉग की हद तक तो जी आदिल, जैसे बट यू नो दिस हैज टू ट्रांसलेट इनटू रियल डायलॉग, इट हैज टू ट्रांसलेट। बयानबाजी भी होती है और वो अच्छी है, बयान होता है, फिर वो, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी किस पर आती है? आप ये कह रही हैं इसको ट्रांसलेट होना चाहिए मीनिंगफुल डायलॉग और अच्छे मजबूत नतीजे की तरफ, ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो किस, जी, लेकिन किस पर ज्यादा जिम्मेदारी आती है इस चीज? ज्यादा जिम्मेदारी तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हुकूमत की है, उनकी एक अपर हैंड होता है, उनकी एक डिफरेंट पोजीशन होती है। हम जब वफाक में हुकूमत में रहे हैं तो हमने हमेशा कहा है कि जी हम जिम्मेदार हैं, और इसीलिए हम, आपको पता है पीपल्स पार्टी का जो पोस्चर था वो हमेशा झुका रहता था, हम बहुत फ्लेक्सिबल होते थे, कभी हमने कोई ऐसी जो है ना वो इनफ्लेक्सिबिलिटी कोई नहीं दिखाई, हमने कभी कोई ईगो की बात नहीं की है। हमने हमेशा उस वक्त भी हमने मिलकर काम करने को तरजीह दी, रेकंसाइल करने को तरजीह दी, और बिल्कुल बेहतर और जो पोजीशन या जो ज्यादा जिम्मेदारी की पोजीशन है वो हुकूमत वक्त की है। लेकिन पीटीआई को भी बहैसियत पॉलिटिकल जमात, अगर वो वाकई चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल जमात के तौर पर उनका रोल रहे और उससे वो पहचाने जाएं, ना कि सिर्फ जत्थों में हमला करना, आग लगाना, फसाद फैलाना, इंतशार फैलाना, ये उनकी पहचान ना बने। तो जो उनको सियासी जो है वो तरीकेकार अपनाना होगा, और आज अगर उन्होंने ये बात की है तो उसको अमली जामा पहनाना होगा। उनका जो बानी है उसको समझना होगा कि इस जमात को सही सिमत में ले जाने की जरूरत है। एक कोने की तरफ उसे धकेला जा रहा है, कारकुनान को दीवार से लगाया जा रहा है, एक अजीब स्ट्रैटेजी या नहीं है स्ट्रैटेजी, या जो है वो इतनी कंफ्यूजिंग है। अगर आज उन्होंने कोई बात की है तो उस पर डटे रहें और उस पर अमल करें, और गवर्नमेंट को भी फिर ये मौका ना दें कि गवर्नमेंट कहे कि जी आपने तो बात करके फिर मुड़ गए, फिर आपने यू टर्न ले लिया, तो गवर्नमेंट को भी तो आपको नहीं मौका देते ना। शाजिया अता मरी आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने बड़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया जो खुद PMLN के लोग भी, हनीफ अब्बासी साहब की फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्पीच मौजूद है, वफाकी वुज़रा की अदम मौजूदगी पार्लियामान में। ये कितना अहम इशू है, कितना सीरियस इशू है, और क्यों वफाकी वुज़रा जो हैं, आप समझ से बालातर है कि अपने लोग उनको कह रहे हैं कि भाई आप किधर हैं, ये क्या मतलब वजारतों में इतने बिजी हैं ये लोग? ये इतना ही सीरियस इशू है जितना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में रहने की ख्वाहिश है, ये इतना ही सीरियस इशू है। और मैं समझती हूँ कि सिर्फ हुकूमत बना लेना या हुकूमती जो पोजीशंस हैं वो ले लेना काफ़ी नहीं है।
अगर ये पोजीशन लेते हैं तो इसके साथ जुड़ी हुई संगीन जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। हम मुतवातर इस सेशन में खास तौर पर आपको पता है कि हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि वफाक के जो नुमाइंदे हैं, जो फेडरल कैबिनेट के नुमाइंदे हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो नहीं आ रहे। फेडरल मिनिस्टर्स आदिल नहीं आते, स्टेट मिनिस्टर्स नहीं आते, पार्लिमानी सेक्रेटरीज के सुपुर्द तमाम जो क्वेश्चन आर है या अकाउंटेबिलिटी है, जवाब दइए, वो कर दी जाती है। यहाँ पर मैं आपको ये बात आपके सुनने वालों को, देखने वालों को बताऊं कि पार्लिमानी सेक्रेटरीज आइन में नहीं है, वो आइन में उनकी जिम्मेदारी नहीं है। आइन में जिम्मेदार वफाकी काबीना है, वफाकी काबीना की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीनिंग अगर एक वजीर नहीं है तो दूसरा वजीर खड़ा होकर उस जवाब उनके बिहाफ पे दे सकता है। अब हद ये है, और अफसोस मुझे होता है ये कहते हुए कि एक वफाकी वजीर साहब खुद नहीं आते, फिर वो अपने स्टेट मिनिस्टर को भी नहीं भेजते अगर कोई है, और वो स्टेट मिनिस्टर नहीं आते और वो पार्लिमानी सेक्रेटरी को कहते हैं कि तुम जवाब दो। अब पार्लिमानी सेक्रेटरीज की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो अपना डिपार्टमेंट रन नहीं करते, पॉलिसीज नहीं बनाते, वो ये जितने भी जवाब आए हैं उस पे इम्प्लीमेंटेशन के जिम्मेदार नहीं है। तो मैं समझ रही हूँ अब हुकूमत के इस रवैये से कि या तो वो आइन को नहीं समझते या फिर वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आइन के अंदर सीसीआई जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है जिसका इजलास आइनी मुद्दत दी गई है कि आपने विद इन अ सर्टेन स्टिपुलेटेड टाइम बुलाना है। आज 10 माह गुजर गए हैं, 10 माह जब से ये हुकूमत बनी है, और 10 माह के अंदर इनको ये इजलास बुलाना था। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 90 डेज का पीरियड है, 300 दिन हो गए हैं, 300 दिन, एक भी इजलास सीसीआई का नहीं बुलाया गया। अब अगर आइन को हुकूमत ही फॉलो नहीं करेगी तो वो किसी भी पॉलिटिकल जमात को आइन फॉलो करने का कैसे दर्ज दे सकती है? You'll have to practice what you preach. If you don't practice it, then you don't tell anyone else. For that matter, even the opposition. Opposition भी खड़ी होकर उनको यही कहेगी कि जी आइन आप हमें तो सिखा रहे हैं, आप खुद तो फॉलो करें। हनीफ अब्बासी साहब ने दुरुस्त कहा, क्योंकि वो एक मेंबर है पार्लियामेंट के, असेंबली के। वो बहैसियत एक मेंबर असेंबली, जो कि पहली जिम्मेदारी है कि आए असेंबली के अंदर, दूसरी जिम्मेदारी है कि अगर आप वफाकी काबीना का हिस्सा है तो आए जवाब दें उन अराकीन का जो कि अवाम के नुमाइंदे हैं। ये एक पूरा तसलसल है जिसको समझने की जरूरत है। डेमोक्रेसी कह देने से डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी यू हैव टू एक्सरसाइज, प्रैक्टिस। ये एक्शन से आपका पता चलता है आप डेमोक्रेसी में कितना यकीन रखते हैं। अगर आप पार्लियामान में आके जवाब, अच्छा मुझे आखिर में ठीक आपका पॉइंट आ गया इस पर, ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा, मौलाना साहब जो हैं शदीद नाराज हैं खुसूसन जरदारी साहब से, वो अब ये कह रहे हैं मदरसे का जो बिल उनसे एग्री हुआ था, जो पास हुआ 26वीं आनी तरमीम में, वो 10 दिन तक उस पर साइन नहीं हुआ, वो अब एक्ट बन चुका है, उसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अब इस पर पीपल्स पार्टी की क्या टेक है? क्योंकि आज की डेडलाइन है मौलाना साहब की, वो उठ के आ जाएंगे इस्लामाबाद, फिर क्या होगा? देखिए, पहले भी मैंने आप ही के शो पे और दूसरे भी शोज में बात हमने की है कि मौलाना साहब का बेहद एहतराम है। हमारे पार्टी चेयरमैन ने उनके साथ मुतअद्दिद मीटिंग्स की जब चेयरमैन साहब जो थे वो 26वीं आनी तरमीम पर मुतहर्रिक थे। उन्होंने बड़ा लीड रोल अदा किया, अनथक मेहनत की, मौलाना साहब को एंगेज रखा, बावजूद इसके कि हुकूमत जो थी वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रही थी। लेकिन बिलावल साहब ने एक कंसेंसस बिल्डिंग की एक्सरसाइज को मजबूत किया और मौलाना साहब उसका एक अहम हिस्सा रहे हैं। मौलाना साहब के साथ बैठकर कई नशिस्तें हुई हैं हमारी जमात के चेयरमैन की, और चेयरमैन साहब ने एक उनकी जो सोच है केपी में, जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उनके कंसर्न्स को भी सुना है और दीगर कंसर्न्स को भी सुना है, और कुछ कमिटमेंट्स उनके साथ की गई थी जिसमें मौलाना साहब हक बजानिब है अगर वो आज बात कर रहे हैं। और अगर लेजिस्लेशन के ऊपर कोई कंफ्यूजन है
तो मैं समझती हूँ कि वो ऐसी नहीं है कि वो दूर ना हो सके, और मौलाना साहब पार्लियामान का हिस्सा रहे, एक अरसे से रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अहम जो मवाक़े लेजिस्लेशन के हुए हैं उसमें मौलाना साहब की जमात का रोल रहा है। उनके बड़ों से लेकर पाकिस्तान के आइन के बनने के अमल के अंदर उनकी बड़ों का रोल था। 18वीं तरमीम में उनका अपना रोल बहुत रहा है। पाकिस्तान की सियासत में उनका एक पुराना और बड़ा, मैं समझती हूँ कि एक बड़ा अहम किरदार है। और अगर इस लेजिस्लेशन के ऊपर कहीं पर कोई मामला अटक गया है तो उसको सुलझाया जा सकता है। हुकूमत की जानिब से भी लचक का मुजाहरा करने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी कमिटेड है और पीपल्स पार्टी पूरे दिल से ये चाहती है कि इस मसले का हल निकले और मौलाना साहब की जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं इस बिल के हवाले से उसको एड्रेस किया जाए। 2 हाउसेस से जिस तरीके से आपने कहा पास हो गया, इसमें अगर कोई ग्लिचेस हैं जो टेक्निकल होंगी मोस्टली इन नेचर, मैं नहीं समझती इसके अलावा होगा, तो वो हल हो जाएंगी। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मामला हल हो जाए। हमारी जानिब से बड़ा क्लियर है हमारे चेयरमैन कि वी हैव टू अग्री ऑन दिस, जो चीज हमने पहले भी उनके साथ बात की है। हाँ, अगर कोई ग्लिच है, जिस तरीके से आपको पहले भी आपके शो पे भी मेरा ख्याल है नवीद कमर साहब ने भी बताया कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जो था वो पहले ही हम इतना ज्यादा इस चीज के अंदर मसरूफ थे कि इस आईनी तरमीम को एक तो पास कराएं और प्रॉपर्ली हर एक के कंसेंसस और पैसेज जो है उस पर सबका फोकस था। और उसी दरमियान आपने देखा कि कुछ और बिल्स जो थे वो पास हुए, जिसमें एक ये बिल था और कोई चीजें थी नोक पलक थी जो रह गई, टेक्निकल थी। अब कानून को अगर आप उसकी टेक्निकल नोक पलक को ठीक ना करें तो वो कानून जो है वो अरसे तक एक समझे कि एक फ्लॉ के साथ अमल दरामद होता है या नहीं होता अमल दरामद अगर फ्लॉ नहीं निकाला जाता। तो उसमें जो फ्लॉज हैं या जो ग्लिच है वो निकाल दी जाएगी और इंशाल्लाह ताला मौलाना साहब के साथ इस बात पर भी मैं समझती हूँ कि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और मैं इसमें हुकूमत को नहीं इतना डाउट करती हूँ, होपफुली वो भी समझ रहे हो कि असेंबली का भी माहौल अच्छा रखना है, मुल्क का भी माहौल अच्छा रखना है, सियासत को भी बेहतर करना है ताकि मुआशी और इक्तिसादी हालात बेहतर हो। आई डोंट नो इफ द गवर्नमेंट डज नॉट understand, but I don't think कैसा है, they do understand and they should understand. चल शाजिया मरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस आज के प्रोग्राम पर। आपके फीडबैक के मुंतजिर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।